मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। नमस्कार, मैं उमेश राम त्रिपाठी हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण बिंदु काल पर चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर विद्यार्थीगण काल को बहुत आसान समझ लेते हैं, मगर उनसे काल को पहचानने में और उसके प्रयोग में सामान्यतः छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आज हम लोग काल पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि उनसे भविष्य में कोई भी गलती न हो। काल, सबसे पहले हम जानते हैं कि काल किसे कहते हैं या काल की परिभाषा क्या है। काल का सामान्य अर्थ होता है समय। इसकी परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। इससे पता चलता है कि कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है और तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने के समय का प्रकट हो रहा है। अतः इनसे पता चलेगा कि क्रिया का काल क्या है। इन्हीं को ध्यान में रखकर काल को 3 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया है। अर्थात काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस अर्थात जो समय चल रहा है, भूतकाल या पास्ट टेंस जो समय बीत चुका है, भविष्यत काल या फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अर्थात क्रियाएं अभी हो रही हैं। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है, हैं इस तरह के शब्द आते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अब इनकी परिभाषाएं हम विस्तार से जानेंगे। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। आसान शब्दों में कहें तो जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले न संदेह का, वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु न तो वह अपूर्ण है और न ही अनिश्चित, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं उन्हें सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जहाँ पर क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय होता है वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। कुछ उदाहरण देखा जा सकता है।
जैसे राम घर जाता है, वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, मैं गाता हूँ, वह आता है, हवा चलती है, कमल पढ़ता है, बच्चा रोता है। ये सारी क्रियाएं अभी हो रही हैं, इनका प्रारंभ बोलने के समय ही हो रहा है। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं या सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया वर्तमान काल में अभी पूर्ण नहीं हुई, अर्थात कार्य वर्तमान काल में पूरा नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन विद्यालय जा रहा है, वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं। श्याम गेंद खेल रहा है, खेलने का कार्य अभी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ। वह घर जा रहा है, अभी वह घर जा ही रहा है। अनीता गीत गा रही है, रमेश लिख रहा है, बंदर नाच रहा है, कमल पत्र लिख रहा है, श्याम आ रहा है। ये सारे अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हैं। पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। ऐसा पता चलता है कि कार्य पूरी तरह वर्तमान काल में ही हुआ। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। कुछ अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वह आया है, नौकर आया है, पत्र भेजा गया। ये सारे कार्य वर्तमान समय में हैं मगर पूर्ण हो चुके हैं, कार्य की पूर्ण सिद्धि हो चुकी है, अतः यह पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य होंगे। संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो। वाक्य तो वर्तमान काल का होगा मगर ये संदेह होगा कि क्रिया होगी या नहीं। सरल शब्दों में अगर कहें तो जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, हो सकता है न बना रही हूँ मगर खाना बना रही होगी, अगर ऐसा वाक्य है तो यह संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे सविता पत्र लिखती होगी, वह गाता होगा, राम खाता होगा, रमेश जाता होगा, गाड़ी आती होगी, बच्चा रोता होगा। ये सभी संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य हैं। तात्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है, इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, हम कपड़े पहन रहे हैं। ये सारे वाक्य ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा है कि क्रिया अभी भी चल रही है, अतः ये तात्कालिक वर्तमान काल हैं। संभाव्य वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं उन्हें संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ ही होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। वह आया हो सकता है वह आया हो, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो, इसमें सिर्फ संभावनाएं हैं, अतः ये संभाव्य वर्तमान काल है। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, अर्थात ये पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में संपन्न हो चुका है। सरल शब्दों में अगर कहें तो जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं।
जैसे रमेश पटना गया था। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। राम ने रावण का वध किया था। नाना जी कहानी सुना रहे थे। वह खा चुका था। वह आया था, मैंने पत्र लिखा था। रोहन खेलने गया था, बच्चा जा चुका था। इन सभी वाक्यों में बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध हो रहा है। अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। ये सामान्य पहचान है। अब आते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूत। अब इनकी परिभाषाएं और इनके प्रयोगों को विस्तार से जानेंगे। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात इसमें पता चले कि काम सामान्य रूप से बीते समय में संपन्न हो चुका है। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने से या लिखने से पहले संपन्न हो गया। जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं, वे सामान्य भूतकाल के वाक्य होते हैं। जैसे मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, मनोज घर गया, पानी गिरा, वह स्कूल गया, मैंने समाचार देखा, श्याम ने पत्र लिखा। इन सभी वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई हैं। अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे अभी अभी ही कार्य संपन्न हुआ है। मैं अभी हिसार से आया हूँ, मैंने सेव खाया है, अध्यापिका पढ़कर आई हैं, मैं अभी सोकर उठा हूँ, उसने दवा खाई है, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, श्याम ने पत्र लिखा है, कमल गया है। ये सारी क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं। अतः ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। आसान शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पद्मा ने नृत्य किया, वह दिल्ली गया था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। बच्चा आया था, उसने श्याम को मारा था। अर्जुन ने कर्ण को मारा था। नौकर पत्र लाया था। राधा ने गीत गाया था। वह रोटी खा चुका था। श्याम ने पत्र लिखा था। इन सारे वाक्यों को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हैं या समाप्त हो चुकी हैं। अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगता है। अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो या यह पता चले कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था, राहुल लिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे, सुरेश गीत गा रहा था, चिट्ठी लिखी जाती थी, गीता हंस रही थी, वह समाचार देख रहा था, कमल जा रहा था। इन सभी वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है। यानी क्रियाएं शुरू तो हो गई हैं अतीत में, मगर अभी तक पूरी नहीं हुई।
अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे सुनील हिसार गया था, वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होगी, तू गया होगा। उसने गाया होगा, ललिता चली गई होगी, श्याम ने पत्र लिखा होगा। इन सभी वाक्यों में पता चलता है कि भूतकाल में काम पूरा हुआ, इसमें थोड़ा संदेह है। अर्थात काम पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतुमद भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतुमद भूतकाल क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ ही है कारण, अर्थात जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वहाँ हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। जैसे मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं आता तो वह चला जाता, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। यहाँ पर हर वाक्य में ये देखा जा रहा है कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है। अतः ये हेतु हेतुमद भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब आते हैं भविष्यत काल पर। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। आसान शब्दों में कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा, वह आम लाएगा, वह किताब पढ़ेगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, राम कल पढ़ेगा, कमला नाचेगी, श्याम पत्र लिखेगा। इन सभी वाक्यों को देखने से पता चलता है कि सारे कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे। अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। भविष्यत काल के भेद। सामान्य तौर पर भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमद भविष्य भविष्यत काल। अब इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, वह पढ़ेगा, राम आएगा, राम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे। इन सभी वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं। अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, ऐसा लगता है कि कार्य हो सकता है, उसकी संभावना बनी हुई है। जैसे शायद कल सुनील आगरा जाए, शायद आज वर्षा हो, शायद चोर पकड़ा जाएगा, परीक्षा में शायद मुझे 2 अंक प्राप्त हों, मैं सफल होऊंगा।
वह विजयी होगा। शायद आज रात वर्षा हो। संभव है कि श्याम पत्र लिखे। इन सभी वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है। ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं है, मगर ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतु मद भविष्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मद भविष्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो अवश्य होगे, या अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। इनमें सभी वाक्यों में एक चीज देखी जा रही है कि भविष्य की ही एक आने वाली क्रिया भविष्य के ही आने वाली दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अतः यहाँ हेतु हेतु मद भविष्य भविष्यत काल होगा। उम्मीद है आप लोगों को काल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।